हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं आपसे डील कर रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड यूनिट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, जो डिफरेंट एंगल्स पेयर्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं बताइए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर एंड द को इंटीरियर एंगल्स, विच इज ऑल्सो सेड एज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को आपने स्टडी किया, इन पे कैसे वर्क होता है, इन पे क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करने होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स, एक बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि आपको डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स को यूज करना आना चाहिए क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार वापस से ब्रीफली आपको पहले रिवाइज करता हूं कि कौन कौन से एंगल्स को आपको स्टडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले लीनियर पेयर, जहां पे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ओके, फॉर अ स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, vertically opposite angles are equal. If two parallel lines intersected by a transversal, each pair of corresponding angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal, and sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. That is also said as supplementary. And how to prove two parallel lines? कैसे प्रूफ करते हैं लाइंस को पैरेलल? Either if a pair of corresponding angle is equal, the lines are parallel. If any pair of alternate interior angle is equal, lines are parallel. And if sum of the interior angles on the same side of transversal is 180 degree, then also we will say the lines are parallel. So let students start the questions based on these properties. Start करते हैं questions के बारे में। तो फिगर मैं आपको ड्रॉ करता हूं, आप भी साथ में ड्रॉ कर लीजिए और बात करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उस फिगर में गिवन क्या है इंफॉर्मेशन, उसको मैं शॉर्ट तरीके से बोर्ड पे लिख के बताऊंगा आपको। उसके बाद में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता किस क्वेश्चंस में किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया इस तरीके से। तो क्वेश्चंस का गिवन इंफॉर्मेशन क्या है एंड फिगर। क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में फिगर हमेशा गिवन रहेगा आपको। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको गिवन है क्या। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी इतना दे रखा है, एंगल्स की वैल्यूज आपके सामने मार्क कर रखी है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल पी क्यू आर, फाइंड एंगल पी क्यू आर एंड रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? पी क्यू आर फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स पी क्यू आर। तो पहले इस वर्ड को क्लियर करें कि पी क्यू आर का मतलब पी क्यू आर, तो ये एंगल होगा आपका। और रिफ्लेक्स एंगल अगर पी क्यू आर क्वेश्चन कह रहा है तो रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर का मतलब इसका एक्सटीरियर पार्ट, आउटर पार्ट। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं बताइए? उसको 360 में से माइनस करके। तो इंपॉर्टेंट बात यह है हाउ टू प्रोसीड टू फाइंड एंगल पी क्यू आर, कैसे प्रोसीड करें कि एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट हो जाए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइंस ऑफ पेयर पैरेलल गिवन है, जो लाइंस ऑफ पेयर पैरेलल गिवन है, उसमें कोई भी आपका ट्रांसवर्सल गिवन ही नहीं है क्या कोई ऐसा कॉमन लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बताइए, क्या यहाँ पे कोई ऐसा पेयर बन रहा है क्या लाइन का जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है? आप कहेंगे नो सर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही है, एबी और सीडी जो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में पी से क्यू और क्यू से आर, तो कोई भी एक ऐसा कॉमन लाइन नहीं है जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। दैट मींस देयर इज नो ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल ही नहीं है तो फिर प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब ट्रांसवर्सल ही नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है? तो फिर मैथ्स में एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, जो कल थ्योरम में भी आपको बताया था, क्या? कंस्ट्रक्शन। बोलिए, बताया था कि नहीं बताया था? ज्योमेट्री के अंदर जब क्वेश्चंस डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के कंस्ट्रक्शन से अप्लाई करने सिखाए जाते हैं। उन कंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करके और अपने रिक्वायर्ड कंडीशंस, रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या और क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया सर, आपने किया तो मैंने भी कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो उसके पीछे वैलिड रीजन होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन आपने क्यों परफॉर्म किया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करने जा रहा हूं। व्हाट आई एम परफॉर्मिंग हियर, थ्रू पॉइंट Q ड्रॉ अ लाइन। पॉइंट Q से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहली बात तो कि पॉइंट Q से जो आपने लाइन ड्रॉ किया,
ए बी और सी डी हो गया, तो आपने इसको नेम दे दिया एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो कॉपी में आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए कंस्ट्रक्शन में क्या, थ्रू पॉइंट क्यू, कॉपी में लिखिए थ्रू पॉइंट क्यू ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, थ्रू पॉइंट क्यू ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू, through point Q draw a line XY which is parallel to line AB and CD, which is parallel to line AB and CD. Clear बेटा, through point Q draw a line XY which is parallel to line AB and line CD. Okay students, तो आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट करता हूं, जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट किया, आपके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के साथ ही एंगल PQR जो है वो आपकी इस लाइन के थ्रू टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए, डिवाइड होना एक अलग कॉन्सेप्ट है और बाइसेक्ट होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। डिवाइड में सिर्फ टू पार्ट्स बनते हैं, लेकिन बाइसेक्ट में टू इक्वल पार्ट्स बनते हैं। तो आपके टू पार्ट्स बन गए, तो इन टू पार्ट्स को रिस्पेक्टिव मैंने अपर को एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और लोअर को एंगल 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बेटा, तो कंस्ट्रक्शन के बाद में सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखिए, सॉल्यूशन में एक सिंपल सा पॉइंट है, सिंस AB पैरेलल XY, कंस्ट्रक्शन से आपने किया था AB पैरेलल XY and PQ is a ट्रांसवर्सल। बोलिए सही है क्या ये बात? बिल्कुल सही है, AB पैरेलल XY and PQ is a transversal. So if parallel lines intersected by a transversal, तो कोई बताएगा मेरे को कि इस ट्रांसवर्सल से और इन पैरेलल लाइंस पेयर से 135 एंगल जो कि आपका BPQ है और जो एंगल 1 आपका PQY है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सर, दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और सेम साइड और इंटीरियर ऑफ द लाइंस होते हैं, तो उसको बोलना बताया था आपने क्या, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये है तो देयरफॉर करके मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए डिटेल में कैसे लिखते हैं, एंगल BPY, सॉरी एंगल BPQ प्लस एंगल 1 का नेम क्या होगा, PQY इज इक्वल टू 180 डिग्री by which angle pair, co interior एंगल्स। क्लियर बेटा, कौन सा एंगल पेयर है, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो BPQ का वैल्यू कितना है बताइए, BPQ वैल्यू इज 135 प्लस PQY को आप PQY लिखो चाहे एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर दो, इज इक्वल टू 180। सो फाइनली एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 7 minus 3 4, हाउ मच, 45 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू 45 आ गया। अगेन एक बार फिर से पैरेलल लाइन को यूज करते हैं, अगेन XY पैरेलल CD, इस बार XY और CD पैरेलल है, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल। ओके बेटा, QR इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर करके इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, अब देखो बेटा, अब ये दोनों जो लाइंस पैरेलल है, तो इस बार एंगल 2 और इस एंगल 40 डिग्री का क्या रिलेशन होगा, तो मैं इसको इसलिए लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल, क्या नेम है एंगल 2 का बताइए, YQR। क्या नेम है बेटा एंगल 2 का, YQR। और इधर कौन सा नेम है, QRC। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो शॉर्ट में मैंने लिखा है AIA। बताइए क्या बताया था, AIA का मतलब, AIA इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर ये कैसे बनता है, आपने समझा ही नहीं था, थप्पड़ लगाऊंगा, समझाया नहीं था। लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल्स के अपोजिट में और पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं उनको क्या नेम बोलना सिखाया था, क्या बताया था, बता जरा। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से YQR इज इक्वल टू QRC। तो YQR आपके डायग्राम में आपने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया है, QRC का वैल्यू आपका 40 डिग्री है, तो एंगल 1 का वैल्यू 45, एंगल 2 का वैल्यू 40। ओके, अब 1 और 2 को कैलकुलेट करने के बाद ना बताइए, सिंस एंगल PQR में किस किस का सम होगा, ये आपको उसमें बता दिया था मैंने, किसमें, लीनियर पेयर में, कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स अगर है तो उनका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कंप्लीट वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो PQR जो एंगल एक्सप्रेशन है, PQR जो एंगल एक्सप्रेशन है वो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। PQR जो एंगल एक्सप्रेशन है वो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। तो एंगल 1 का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया बताइए, एंगल 1 वैल्यू इज 45, एंगल 2 वैल्यू इज 40,
सो टेल मी हाउ मच 85। तो PQR तो 85 आ गया। अब इस PQR के 85 के बाद में नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल PQR। तो बताइए क्या डिफिकल्टी है, PQR अगर आ गया तो उसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। 360 माइनस 85 कितना होगा, 10 माइनस बाई 5, यहाँ क्या बचेगा 55 आएगा। 5 से 15 माइनस 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। क्या आंसर आ गया बताओ, 275। तो PQR का वैल्यू 85, रिफ्लेक्स एंगल PQR का वैल्यू 275। अब देखिए स्ट्रक्चर सेम है लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका कैसे बदलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक सॉल्यूशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछने का दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में यही फिगर गिवन है और यही फिगर गिवन होके, यहां से देखना मैं क्या बता रहा हूं, यही फिगर गिवन होके क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता है 3x माइनस 15। क्या लिख रहा है यहाँ पे इस एंगल को, क्या लिख रहा है इस एंगल के वैल्यू को 3x माइनस 15 डिग्री एंड क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यही फिगर है, यही सेम फॉर्मेट है लेकिन एक्सप्रेशन को बदल दिया। इस बार जो एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है 3x माइनस 15। कौन सा एंगल है, क्या 3x माइनस 15 PQR है क्या, वो तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि PQR का मतलब तो इंटीरियर ऑफ एंगल PQR है, ये बाहर बन रहा है, मतलब इसका नेम क्या है, इसका नेम है रिफ्लेक्स एंगल PQR। अरे समझ में आ रहा है क्या बेवकूफों, क्या नेम है इसका, रिफ्लेक्स एंगल PQR। PQR होता है इंटीरियर वाला, ये वाला पार्ट है PQR, लेकिन ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको PQR नहीं बोलते, इसका नेम होता है रिफ्लेक्स एंगल PQR। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एंगल PQR कितना है, 3x माइनस 15। तो देखिए यही सेम प्रोसेस फॉलो करके, ये सेम प्रोसेस फॉलो करके आपने PQR का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, PQR का वैल्यू फाइंड आउट किया 85, रिफ्लेक्स एंगल PQR का वैल्यू 275। तो इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन वैल्यू को किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 275, क्योंकि आपने वैल्यू फाइंड आउट किया 275, क्वेश्चन वैल्यू दे रहा है 3x माइनस 15, दोनों को इक्वल टू में पुट करके इक्वल टू रिलेशन में अप्लाई करके सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में, इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए एक और फॉर्मेट में आपको बताता हूं। ये सेम कंडीशन, यहाँ पे A मार्क कर देगा और यहाँ पे B मार्क कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, इसी सेम क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट आपका Q है, इधर एंगल A मार्क कर दिया, इधर एंगल B मार्क कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल B। सो हाउ टू फाइंड एंगल A एंड एंगल B, एंगल A का मतलब PQR और एंगल B का मतलब रिफ्लेक्स एंगल PQR। तो बात वही है, कहानी वही है, लेकिन कैरेक्टर बदल रहा है। समझ में आ रही है क्या बात, कहानी वही है ना, सब कुछ तो सेम करना है आपको। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है, जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है, तो आपको जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो कॉमन लाइंस पे इंटरसेक्शन आ रहा है, जैसे दो लाइन इनके बीच में किसी पॉइंट पे इधर से लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ कर देना है, ट्रांसवर्सल। क्या ड्रॉ कर देना है, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके फिर आप अपने को इंटीरियर या ऑल्टरनेट इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में वो अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके फिर रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो गिवन है उसको यूज करना है और जो रिक्वायर्ड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसी पे एक रफ एग्जांपल और बताता हूं, इसी कंडीशन पे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ लिखा हुआ है Q, यहाँ लिखा हुआ है R और यहाँ लिखा हुआ है S, ठीक है बेटा, इस तरीके से PQRS लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे दिया T, क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे एक पॉइंट क्या दे दिया, T दे दिया, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 130, वैल्यूज हर क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिगर गिवन है, इस फिगर में क्या गिवन है, PQ पैरेलल RS। मैं क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा बेटा, क्वेश्चन आपका क्या है, PQ पैरेलल RS, ठीक है। अब देखिए आप खुद समझिए इस बात को कि PQ और RS जो पैरेलल दे रखे हैं, क्या इन पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन ऐसा लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, सर लाइन तो है लेकिन दोनों के लिए कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि PQ से Q से एक लाइन आ रहा है QT, RS में R से एक लाइन आ रहा है RT, लेकिन दोनों लाइन से कॉमन लाइन पे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में फिर से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल होगा। अब आप बताओ वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो सर वो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि जहां पे दोनों पैरेलल लाइंस किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो आपने बताया था कि उस कॉमन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, उस कॉमन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मान लेते हैं उसको नाम दे दिया मैंने कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, मैंने XY लिखा है,
तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स वाई थ्रू द पॉइंट टी विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। अब कई बुक्स में सिर्फ पी क्यू लिखता है, कुछ बुक्स में सिर्फ आर एस लिखता है। आप एक साथ लिख दो ना, दोनों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली आर एस किसके पैरेलल आएगा, एक्स वाई तो पैरेलल आएगा। तो उसको आप पहले से ऐसे लिख दो, क्या, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। अब जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आप पूछेंगे सर फाइंड क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन तो बता दिया, आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल क्यू टी आर, फाइंड एंगल क्यू टी आर। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, क्यू टी आर। समझ में आता है क्यू टी आर का मतलब, क्यू टी आर ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आता है क्या, तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 जो फाइंड आउट करना है वो एंगल 3। फटाफट से बताइए, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताना है, वर्बली मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, आपको कंप्लीट लिखना है, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, क्यू टी इज अ ट्रांसवर्सल। बताइए, अच्छे से देख के बताना। अब बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इधर ये एंगल और इधर ये एंगल, ये 1 है और ये 110 है। तो आप समझदार है अगर थोड़े से भी तो गलती नहीं करेंगे। क्या रिलेशन है 1 और 110 का, वही है जो भी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या, वो इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का सम कितना होता है 180, तो ये 110 है, तो सबको पता है 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 आएगा ही आएगा कैलकुलेट करने पे। इसी तरीके से अगर दूसरे साइड से बात करें, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे एंगल नंबर 2 है और यहाँ पे आपका 130 है। तो फिर से बताइए 2 और 130 में क्या रिलेशन है, तो 2 और 130 में वही रिलेशन है, को इंटीरियर। तो ये 130 है, इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 130, हाउ मच 50, 170 आ गया, 250 आ गया। हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल QTR ऑन a straight line XY और XTY, स्ट्रेट लाइन है, on a straight line sum of adjacent angle is 180 degree, on a straight line sum of the adjacent angle is 180 degree, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180। 1 और 2 का वैल्यू 50 और 70 पुट किया, 120 हो गया, 180 को 120 में से माइनस किया। लिख के बताऊंगे, समझ में आ रहा है, कुछ पेन पेपर खुद ही चला लिया करो, सारे काम टीचर ही करते हैं, बोर्ड पे तुम्हारी लड़ाई कहीं के। क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन पे एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180, तो पेन पेपर पे खुद लिखो ना, क्या देख रहे हो मेरी तरफ मुंह फाड़ के। 1 + 2 + 3 का सम कितना होगा 180, 1 और 2 का वैल्यू आपके सामने, 3 का वैल्यू भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, कितना आएगा बता, हाँ 60 डिग्री। दोनों को ऐड किया 120 हो गया, 180 में से 120 को माइनस किया, कितना आंसर आ गया बेटा 60 डिग्री। थोड़े पेन पेपर पे काम कर लिया करो, खाली ईयरफोन डाल के बस मजे से सुन रहे जैसे कोई मूवी देख रहे। कॉपी पेन तो है ही नहीं हाथ में, कहां से आएगी मैथ समझ में, कॉपी पेन लेके बैठा करो हमेशा क्वेश्चन समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी तरीके के पैरेलल लाइंस पे क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फिगर ड्रॉ कीजिएगा साथ में। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर में क्वेश्चन में गिवन गिवन लिख रहा हूँ, जी फॉर गिवन, शॉर्ट टर्म्स को यूज करना सीखें। गिवन में लिखा हुआ है क्या, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, या इसको ऐसे यूज करते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, एंगल आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, बताता हूं कि कैसे फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल अगर ई एफ है, so therefore we all know that, what we all know that AB parallel CD parallel EF, so yes or no, AB अगर CD के पैरेलल, CD अगर EF के पैरेलल, तो AB पैरेलल CD पैरेलल EF।
कौन सी प्रॉपर्टी से? तो मैंने आपको कहा था कि मैं ब्रैकेट में सिर्फ थ्योरम नंबर लिखूंगा 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब एक बात बताइए कि एट ए टाइम जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और कोइंटीरियर होता है वो हमेशा दो पैरेलल लाइन के लिए होता है या तीन पैरेलल लाइन के लिए? एक्सप्लेनेशन के टाइम में क्या सिखाया गया था? टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। फिर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। और AB और EF को लेते हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। मतलब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ट्राइंगल भी बन रहा है, तो ट्राइंगल्स का आपको पता है, वैसे मालूम है क्या ट्राइंगल्स की? इसके बारे में और डिटेल में मैं आपसे बात कर लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर के ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। वैसे सबको पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? जी हाँ, 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। को समझ में नहीं आता 180 क्या होता है? अरे बेवकूफ, 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए एक्स वाई और जेड जो फाइंड आउट करते हैं उसमें पहचानते हैं पहले कि कौन सा रिलेशन किसके साथ कैसे बनेगा। तो देखिए बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, हवा में बातें नहीं होती है, बिल्कुल टू द पॉइंट काम करना है कि कौन किसके साथ किस रिलेशन में आ सकता है। तो देखिए अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस लिए तो उसके लिए एक्स और वाई में रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो आपको क्या सिखाते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाइंस के भी सेम साइड में। अब डेफिनेशन और वो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो पहले जाके उस लेक्चर को देख लो, फिर आना इस क्लास के अंदर। मुंह उठा के चले आते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो लाइंस के सेम साइड में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स पेयर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन ना तो एक्स मालूम ना वाई मालूम, तो क्या मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग का? तो आइए ट्राई करते हैं जो मालूम है उससे। यहां मालूम है आपको 55। तो देखिए बेटा, CD और EF अगर पैरेलल लेते हैं और DE अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, CD और EF पैरेलल लेते हैं और DE अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो वो तो आता ही नहीं है, तो नहीं पढ़ोगे तो आएगा कहां से? उसका इसके साथ क्या रिलेशन है? Y का 55 के साथ, Y का 55 से रिलेशन है को इंटीरियर। Y का 55 से क्या रिलेशन है? को इंटीरियर। तो कॉपी में सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? बताइए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर? तीनों लाइंस को पैरेलल बता दिया आपने, सॉल्यूशन पार्ट यहां से स्टार्ट हो चुका है। तो तीनों लाइंस को पैरेलल बताने के बाद में स्टार्टिंग यहीं से होता है क्या? सिंस CD पैरेलल EF, CD किसके पैरेलल है? CD किसके पैरेलल है? EF के। एंड DE इज अ ट्रांसवर्सल। DE इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या? Y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, जिसको मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं। क्या बोलते हैं इस एंगल पेयर को? को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और लाइंस के इंटीरियर में है। कई बच्चे Z को भी जबरदस्ती इंक्लूड कर देते हैं, Z नहीं है, थोड़ा सा फिगर को आइडेंटिफाई करें। ये लाइंस पैरेलल ये ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट से अगर ये ट्रांसवर्सल आ रहा है तो ये एंगल और ये एंगल पहचान ले कौन सा है? कौन सा है? पहचान लो इसको, को इंटीरियर। तो Y का वैल्यू तो कितना हो गया? 180 माइनस 55। सर माइनस भी करके बता ही दो, आप तो सबका मैं कर दूं तुम्हारे लिए। 10 माइनस 5 5 हो गया, क्या बचा? 7 माइनस 5 2 हो गया, कितना आ गया? 125 डिग्री Y का वैल्यू हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है? कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल है? तो क्या लिखेंगे? AB पैरेलल CD एंड BD इज अ, शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रांसवर्सल को TRNS डॉट करके, BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो AB पैरेलल CD और BD अगर ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर Y इक्वल टू X, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Y इक्वल टू X में क्या रिलेशन होगा? कॉरस्पॉन्डिंग। कितना Y का वैल्यू? 125, तो X का वैल्यू हो गया 125। तो X आ गया, Y आ गया। अब टर्न आता है Z का। कुछ तो तुम भी बता दो कि कैसा आएगा Z वैल्यू। तो Z वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? देखिए बेटा, इधर दो तीन तरीके हैं जो भी आप यूज करना चाहते हैं। Z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, Z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? देखिए इधर से ये ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ट्राइंगल पे चलो अभी नहीं चलते, पर ट्राइंगल को छोड़ देते हैं। AB और CD को यूज कर लिया, CD और EF को यूज कर लिया, तो अब क्या AB और EF को यूज कर सकते हैं? आपने बताया था ना कि AB भी किसके पैरेलल होगा? EF के। AB किसके पैरेलल है? EF के, क्योंकि यहाँ पे AB में और EF में AE अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो यहाँ का एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा।
इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 180। कैसे? देखिए लिख के बताता हूं सॉल्यूशन आपको। कौन सी पैरेलल लाइंस का यूज कर रहा हूं? सिंस AB पैरेलल EF, AB EF के पैरेलल है एंड AE ट्रांसवर्सल। मैंने पैरेलल लाइंस बता दिए, AB पैरेलल EF और AE अगर ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर इस एंगल ए का नेम EAB, यहां से समझ लेना, एंगल EAB प्लस इस एंगल ई का नेम AEF, कंप्लीट लेना है, ध्यान रखना, AEF इज इक्वल टू 180। और बार बार मेरे को रीजन बताने की जरूरत नहीं है, 180 सम क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। बताइए EAB का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? so, वो तो 90 है। और AEF ये पूरा एंगल किस किस का सम है? ये कंप्लीट एंगल किस किस का सम है? Z और 55 का। तो बताइए इसको क्या लिखूं? Z प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो 90 और 55 को ऐड किया, कितना आ गया? 145 होता है क्या? 90 प्लस 55 कितना हो गया? 145। 145 इज इक्वल टू 180। तो डेफिनेटली Z इज इक्वल टू 180 माइनस 145 कितना आएगा? 35। तो Z का वैल्यू कितना हुआ? बोल दो Z का वैल्यू कितना हुआ? 35। तो इस तरीके से जब दो लाइंस एक की लाइंस के पैरेलल है तो सबसे पहले तो आप उस लाइन को भी उन लाइंस के पैरेलल बताएंगे। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इस प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेनेशन के बाद में जो भी आपको बताया था कंडीशंस में, पहले y और 55 को इंटीरियर, फिर x और y कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर आप इस तरीके से कर दिया। आप इसमें ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज में काम हो सकता है, लेकिन जो सही हो और जो सही कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे वो ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर, को इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, इन सारे एंगल्स के पेयर को यूज करते हुए आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को देना होता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करते हैं, जिसमें लाइंस पैरेलल है ही नहीं, फिगर तो है लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में आपके सामने फिगर ड्रॉ करता हूं, आप भी साथ में फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप भी सारे स्टूडेंट साथ में फिगर ड्रॉ करो फटाफट से। ये लाइन AB है, इधर ये लाइन आपका CD है। क्लियर बेटा? फिगर दिख रहा है आपको सबको? लाइन AB और लाइन CD है, यहां पे लिखा हुआ 50 डिग्री, यहां वैल्यू है x है। क्लियर है क्या? यहाँ कितना वैल्यू लिखा हुआ है? 50 डिग्री। यहाँ वैल्यू कितना लिखा हुआ है? x। यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है y और यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है 130। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा पहले। इन फिगर फाइंड x and y, in figure find x and y, hence proved AB parallel CD। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्यों डिफरेंट है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, लेकिन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन पहले आपसे पूछ रहा है फाइंड x एंड y। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड x एंड y, और उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एंड हेंस प्रूव्ड AB पैरेलल CD। लेकिन स्टूडेंट्स की क्या वीकनेस होती है कि जैसे वो इस तरह के फिगर्स को देखता है, बिना कुछ कहे क्वेश्चन में ही वो डायरेक्ट मान लेता है क्या कि AB तो CD के पैरेलल है। गलती होती है आप लोगों से, आप लोग लिखते हैं AB पैरेलल CD, वो गलत है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ABCD के पैरेलल लेके मैं को इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग लगा दूं तो ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको प्रूव करना है कि AB किसके पैरेलल है? CD के। पहले फाइंड करना है x और y, उसके बाद प्रूव करना है AB पैरेलल CD। तो प्रूफ अगर करना है इसका मतलब पहले आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट किसी पे कोई बात ही नहीं कर सकते। जब कोई किसी पे बात नहीं कर सकते, मेरे पास में तो एक सीधा सा तरीका है, x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, जिसको मेरे को सिखाया था मेरे टीचर ने। क्या आपको तो पता नहीं सिखाया कि नहीं सिखाया, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था लीनियर पेयर एक्सॉन। लिख दिया LPA। स्ट्रेट लाइन पे एडजस्टेंट एंगल का सम 180 होता है क्या? ये सिखाया था क्या? अरे हाँ तो बोल दो। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180।
तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 50 कितना आ गया 130 आ गया। किस प्रॉपर्टी से लीनियर पेयर, x का वैल्यू 130 आ गया। सिंस इसके बाद y इज इक्वल टू 130, y 130 कौन सी प्रॉपर्टी से बोलिए, y का वैल्यू 130 कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग गलती क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 130 डायरेक्ट लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग से, डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, गिवन नहीं है। तो आपने अपने तरीके से लीनियर पे से x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल से y का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद आप क्या कहेंगे, सिंस x इज इक्वल टू y, दोनों का वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू y, लेकिन x और y जो सेम है, बट ये कौन सा एंगल पेयर है कोई बताएगा, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्या, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो कैसे बनता है, ये लाइंस है, लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट में, ट्रांसवर्सल के अपोजिट में और लाइंस के इंटीरियर में, ट्रांसवर्सल के अपोजिट में और लाइंस के इंटीरियर में जो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेंस अगर ये ऑल्टरनेट है, इसका मतलब कहानी किसके साथ एंड होगी, हेंस AB पैरेलल CD। और एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना है, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, इफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल द लाइंस आर पैरेलल। याद है क्या बताया था ना थ्योरम, इफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, if any pair of alternate interior angles is equal, lines are parallel to each other, so finally we will say AB parallel CD। तो यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख देना जो मैंने बोला है, if any pair of alternate interior angles are equal, lines are parallel to each other। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलती कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया। हाउक नहीं होना है क्वेश्चन में कि देखा और बिना इंफॉर्मेशन पढ़े बस सीधा लिख दिया। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, पहले उसको जस्टिफाई तो करें। आपको लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो आप स्टार्टिंग में लाइंस को पैरेलल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका क्वेश्चन। देखिए नेमिंग कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली आपको बेसिक समझा देता हूं कि क्वेश्चंस में करना कैसे होता है। ये आपका फिगर गिवन है, ठीक है, लाइंस पे कुछ भी नेम कर दो, जैसे मैंने इसको नेम लिख दिया AB, इसको नेम लिख दिया CD, इसको नेम लिख दिया EF, और यहां आपके पास में है PQRS। क्लियर है। अब देखिए यहां पे जो एंगल्स की मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से, यहां क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या फिगर, यहां क्या लिखा हुआ है X, यहां क्या लिखा हुआ है Y, और यहां क्या लिखा हुआ है Z। देखिए मैं नेमिंग को एक तरफ कर दिया आपको, ये पॉइंट्स के नेम है बेटा, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट, और जो एंगल पे मार्किंग है वो क्या है, X है, Y है, Z है। तो सबसे पहले तो इफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ठीक है, एक तो ये दे रखा है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया इफ AB, इफ नहीं सॉरी इन फिगर करके लिख देता हूं इसको क्या लिख दिया, इन फिगर AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF। फिर आगे क्वेश्चन लिख रहा है क्या, इफ Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। ध्यान से सुनना, इफ Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड X, Y एंड Z। क्या फाइंड आउट करना है, X, Y एंड Z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, if Y रेशियो Z is equal to 3:7, find the value of X, Y and Z। तो सबसे पहले वही कंडीशन, अगर ये है तो आप सीधा रिजल्ट क्या लिख देंगे, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये लिख के वापस से, और इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, थ्योरम नंबर 6.6 से, lines which are parallel to the same lines are parallel to each other। क्लियर हो गया। सो AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये बन जाएगा कंडीशन। इस कंडीशन के बाद में आपको अगर पॉइंट आउट करना है AB पैरेलल CD पैरेलल EF के बाद में, तो नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, अब ये तीनों लाइंस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल और ये बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि X और Y में रिलेशन तो है। क्या रिलेशन है बताओ, X और Y में क्या रिलेशन है,
को इंटीरियर है क्या? बिल्कुल है सर। एक्स और जेड में भी रिलेशन है, क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लेकिन क्या वाई और जेड में रिलेशन है क्या? सर वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो वाई और जेड का रेशियो दे रखा है ना, तो सबसे पहले क्या लेट करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू 3a एंड जेड इज इक्वल टू 7a। रेशियो उठा के कांस्टेंट क्या लेट कर लिया, a लेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं कंडीशन में क्या लिखूंगा, देखिए इधर मैं पहले ऑल्टरनेट से क्या बता रहा हूं, ए बी पैरेलल ई एफ एंड पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, ए बी पैरेलल ई एफ एंड पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल टू जेड, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख रहा है क्या, ये z बनते हुए दिख रहा है क्या? ऑल्टरनेट हमेशा z बनता है, एक इस साइड में एक उस साइड में, ये भी लाइन के अंदर ये भी लाइन के अंदर। तो x और z हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन एक बार फिर से अगर पैरेलल लाइन को यूज करता हूं तो इस बार कंडीशन में क्या लिखूंगा, ए बी पैरेलल सी डी एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्यू आर को ट्रांसवर्सल लिखा है या पी एस ट्रांसवर्सल लिख रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर ये लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर एक्स और वाई में रिलेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जिसको आपको बता रखा है क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया क्या, क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, को इंटीरियर एंगल्स। अब बताइए एक्स किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है, जेड के। एक्स की जगह जेड को रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक्स की जगह कौन आ गया, जेड। तो क्या कंडीशन बना, y प्लस जेड इक्वल टू 180। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू कितना है 3a, z का वैल्यू कितना है 7a इक्वल टू 180। कितना हो गया, 10a इज इक्वल टू 180। तो a का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, 180 अपॉन 10 दैट इज 18। a का वैल्यू कितना आ गया 18। a का वैल्यू अगर 18 है तो आप खुद बताइए, a वैल्यू अगर 18 है तो y का वैल्यू तो कितना होगा, 3 इंटू 18 कितना हो गया 54। क्लियर है, z का वैल्यू कितना है 7 इंटू 18 दैट इज कितना होता है 126 होता है क्या, कितना होता है 126। y आ गया, z आ गया, और z किसके इक्वल है, x के। x इक्वल टू z इक्वल टू 126। x z के इक्वल क्यों है, तो उसका रिलेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी डाउट है क्या, नहीं है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन से डिपेंडेड बेस्ड ऑन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ये तो हो गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में परफॉर्म करना। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसको आगे भी और चैप्टर्स में आपके काम आती है, यूज करना होता है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट है दोनों ही, प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही क्वेश्चन प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की कंडीशन कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल को आपने नेमिंग कर रखा है ई एफ जी, ट्रांसवर्सल नेमिंग क्या है, ई एफ जी, और ये आपका एच। ठीक बेटा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, क्या है लैंग्वेज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो आप ये दिख रहा है ये ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल का काम इंटरसेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज पैरेलल। ध्यान से सुनिएगा, वापस में क्या बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा कॉपी में, चाहे तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में कॉपी में स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस,
if a transversal intersect two parallel lines, prove that the bisector of any pair of corresponding angles are parallel to each other. Prove that the bisector of any pair of corresponding angles are parallel to each other. अब देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है. लाइंस पैरेलल गिवन है और एक ट्रांसवर्सल है जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आप कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर लीजिए. तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो टोटल कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बनते हैं? 4 बनते हैं बेटा. तो उन 4 में से किसी एक पेयर के लिए वर्क करना है. उस 4 में से किसी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर के लिए अगर आपको वर्क करना है तो देखिए आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ले लेते हैं. कौन सा? स्टैंडर्ड EFB और इधर से कौन सा? FGD. बहुत सिंपल है समझना इस बात को. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लिया? EFB और FGD. लाइंस क्योंकि पैरेलल है तो सबको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल तो होता ही है. लेकिन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर के बाइसेक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं. तो ABCD EFGH यहां पे नेम कर दिया मैंने. कुछ भी नेम कर सकते, मैंने X और Y कर दिया. तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना? FX एंड GY. क्वेश्चन में लिखा था ना, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो मैंने एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिया, उस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर को बाइसेक्ट कर दिया. तो इसका बाइसेक्टर है FX, इसका बाइसेक्टर है GY. व्हाट वी हैव टू प्रूव? तो देखिए क्वेश्चन जो भी था वो मैंने आपको लिखवा दिया. अगर इसमें मैं गिवन की बात करूं तो गिवन कंडीशन में तो है AB पैरेलल CD. और टू प्रूफ की अगर बात करूं, शॉर्ट में अगर बात करें AB पैरेलल CD है तो टू प्रूफ में बाइसेक्टर लाइन यहाँ पे कौन है? FX है. ऊपर वाले का FX है और नीचे वाले का कौन है? GY. FX को GY के पैरेलल प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से सॉल्यूशंस पे आपको बताता हूं. देखिए प्रूफ के अंदर एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं. क्या? AB parallel CD and EH ट्रांसवर्सल. कोई कंफ्यूजन किसी को? सब पैरेललाइज और ट्रांसवर्सल है, किस बात का कंफ्यूजन? तो देयरफॉर एंगल EFB इक्वल टू एंगल FGD. So these pair of angles are called corresponding angles. देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए. EFB एंड एंगल FGD, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग. क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर का बाइसेक्टर करना है. क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है तो आपका वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर जिसका बाइसेक्ट करो वो तो ऑलरेडी इक्वल होगा ना. जब लाइंस पैरेलल है तो जिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर का बाइसेक्ट करेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर पहले से आपस में क्या होगा? इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब आपने क्या किया? अब आपने इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्ट कर दिया. कौन कौन है बाइसेक्ट? FX एंड GY. तो बाइसेक्टर्स का क्या काम होता है बताएगा कोई? बाइसेक्टर्स कितनी बार बताया आपको? बाइसेक्टर्स क्या काम करता है? डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं, देखिए समझाने के लिए तो मैं आपको इस तरीके से कह सकता हूं 1 2 3 4. लेकिन मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि बाइसेक्टर्स का मतलब 1 2 इक्वल है आपस में, 3 4 आपस में इक्वल है. लेकिन क्वेश्चंस के प्रूफ में अगर आपको 2 और 4 की जरूरत ही नहीं है तो आपको जबरदस्ती उसको कंसीडर भी नहीं करना. मेरे को देखिए 2 की जरूरत नहीं है और मेरे को 4 की जरूरत नहीं है, तो इस 3 का नाम हटा के मैंने इसको 2 लिख दिया. अब आप समझेंगे, सोचेंगे क्यों, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ मैंने 1 और 2 पे ही मार्किंग क्यों किया है. अब देखिए इधर EFB एंगल को बाइसेक्ट कौन कर रहा है? FX कर रहा है. कौन कर रहा है? FX कर रहा है. किस एंगल को? EFB एंगल को FX अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इस EFB एंगल की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? ट्वाइस एंगल 1. और ये मेरा हक है जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता. क्यों है ये मेरा हक लिखने का? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको बाइसेक्टर करना है. बाइसेक्टर एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो अपने इस बाइसेक्टर पार्ट का ट्वाइस होगा. अगर ये 30 डिग्री है एंगल 1 का वैल्यू तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कंप्लीट वैल्यू 60 आएगा. उसी तरीके से FGD, जो एंगल FGD है इसका बाइसेक्टर जो GY है तो FGD भी अपने एंगल 2 का क्या होगा? ट्वाइस होगा. दैट इज ट्वाइस एंगल 2. ये लिख के
और ब्रैकेट में आप अच्छे से डिटेल में रिजल्ट लिखेंगे क्या, एफ एक्स एंड जी वाई, एफ एक्स एंड जी वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको बाइसेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप ब्रैकेट में ये लिख के बता दें क्या, एफ एक्स एंड जी वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ई एफ बी एंड एंगल एफ जी डी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब कंटिन्यूस की आप बात कर रहे हैं कि एफ एक्स और जी वाई जो है वो इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स है, तो आपको ये बिल्कुल लिखने का कि अगर बाइसेक्टर्स है तो आप कंप्लीट एंगल को बाइसेक्टर्स का ट्वाइस करके लिख सकते हैं। तो ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मेरे पास में आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 और जो 2 है डायग्राम में, 1 का नेम है कौन सा, एंगल ई एफ एक्स, दिख रहा है क्या सबको, 1 का नेम ई एफ एक्स और 2 का नेम है आपका एफ जी वाई। और फिर से वही बात कहूंगा कि ये जो एंगल्स आपके सामने बन रहे हैं जिसको आपने 1 और 2 लिखा है, ये आपके फिगर में कौन सा एंगल है, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके लिए है, देखिए इधर ये रफ रिप्रेजेंटेशन, ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ एंगल 1 बन रहा है और यहाँ एंगल 2 बन रहा है, तो बताइए 1 और 2 भी तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है ना, 1 और 2 भी फिगर में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर कौन से लाइंस के लिए है, क्या ये ए बी और सी डी के लिए है क्या, नहीं सर, ये कौन से लाइन के लिए है, एफ एक्स और जी वाई, ये कौन सी लाइंस के लिए है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ एक्स एंड जी वाई, सो बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो डेफिनेटली क्या होगा, एफ एक्स पैरेलल जी वाई, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा, एफ एक्स पैरेलल जी वाई, दैट मीन्स इफ a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, then the bisectors of the pair of any corresponding angle is parallel to each other, then prove that the bisectors of any pair of corresponding angle is parallel to each other। तो lines parallel था, bisectors आपने ड्रॉ किया, मतलब given condition है bisectors आपका, और आपने फाइनली उन corresponding angles pair bisectors lines को क्या प्रूव कर दिया, पैरेलल, कौन सा, fx पैरेलल gy। तो लाइंस पैरेलल गिवन था, उससे कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर से आपने रिप्लेस किया, 2 से 2 कट होके वापस से जो एंगल बना वो फिर से कॉरस्पॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। और इसी का अगर कन्वर्स देखें, देखिए वो बहुत सिंपल है, अगर ये स्टेटमेंट लिखना आ गया तो इसका कन्वर्स भी इसी तरीके से काम करेगा। इसमें कन्वर्स में क्या होगा, प्रूव दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, प्रूव दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, यहां से सुन लो वापस से क्वेश्चन, prove that if a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, the bisector of the pair of a corresponding angles are parallel, then lines are parallel to each other, lines are parallel to each other, मतलब क्वेश्चंस की कंडीशंस में स्वैप हो गया, जो गिवन था वो प्रूव हो गया, जो प्रूव था वो गिवन हो गया, मतलब इस बार जो बाइसेक्टर्स है, जो बाइसेक्टर्स है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो तो पैरेलल गिवन है, और जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनको आपको पैरेलल प्रूव करना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कंडीशन जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, जो गिवन है वो प्रूफ बन जाएगा, जो प्रूफ है वो गिवन बन जाएगा, तो जो सॉल्यूशन है मतलब गिवन और 2 को आपस में अगर चेंज हो गए तो प्रूफ के अंदर क्या यहां से स्टार्ट नहीं होगा सॉल्यूशन, समझदार है तो समझ जाएंगे, नहीं तो बैठ के मजे करते रहो। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, कैसे कि बाइसेक्टर्स लाइंस पेयर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, एफ एक्स पैरेलल जी वाई, बाइसेक्टर्स लाइन अगर पैरेलल है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एफ एक्स पैरेलल जी वाई, एफ एक्स जी वाई के अगर पैरेलल है तो एंगल ई एफ एक्स और एंगल एफ जी वाई क्या होगा, इक्वल, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, 1 और 2, क्या नाम दिया है बोलो, 1 और 2, 1 और 2 कर दिया। अब 1 और 2 जो आपस में इक्वल है वो तो गिवन हो गया, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है बाइसेक्टर्स तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे। इसके बाद आपको पता है कि एफ एक्स और जी वाई क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो इस बार आप 1 को किससे चेंज करेंगे, 1 एंगल जो है वो इस एंगल ई एफ बी का क्या होगा, बोलिए, ई एफ बी अगर ट्वाइस था तो एंगल 1 वापस उसका क्या हो जाएगा, हाफ, तो 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, हाफ एंगल ई एफ बी, 2 की जगह क्या लिख देंगे, हाफ एंगल एफ जी बी, हाफ से आप क्या हो गया कट,
और वापस से कौन सा एंगल इक्वल आ गया, ई एफ बी। कौन सा एंगल इक्वल आ गया बेटा, ई एफ बी। और कौन सा एंगल इक्वल आ गया, एफ जी डी। तो ई एफ बी और एफ जी डी जैसे ही आप इक्वल लिखेंगे ये कौन से एंगल पेयर बन जाएंगे वापस से, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर पे भी आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन ऑल्टरनेट पे भी आता है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा रेफरेंसेस में देखिए कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स पेयर बाइसेक्टर्स है तो उसको किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करना है। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए बेस्ड ऑन द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आप पे बात करूंगा। आपने बचपन में पढ़ा था ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके बताएंगे आपको हाउ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और ट्राइंगल्स के कुछ और एक्सटर्नल एंगल्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से वीडियोस को देखिए, जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।